देखिएगा आर्टिकल 11.6 में दो थ्योरम है जो हम कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 1, द लोअर रीमेन इंटीग्रल कैन नेवर एक्सीड द अपर रीमेन इंटीग्रल। लोअर रीमेन इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो अपर रीमेन इंटीग्रेशन से बड़ी नहीं हो सकती, यानी या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। ये मैंने सिंबल में इसका नोटेशन लिख दी है, बार ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल ए टू बी बार एफ डी एक्स। अब रीमेन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं और आपने देख लिया है कि जब लोअर रीमेन इंटीग्रल निकाला जाता है तो वो एलपीएफ का सुप्रीमम होता है, और जब अपर रीमेन इंटीग्रल निकाला जाता है तो वो यूपीएफ का इन्फीमम होता है। अब मुझे यहाँ पर दोनों ही चाहिए तो मैं दो पार्टीशन जो है फैमिली के ले लेता हूँ। अब ऐसे ले लेते हैं, let us suppose that P1 and P2 are two partitions such that P1, P2 belongs to PAB। जो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के लिए आपकी फैमिली होगी पार्टीशन की पीएबी, उससे दो पार्टीशन हमने उठा लिए हैं, P1 और P2। अब पीछे की थ्योरम हमसे कहती है कि पार्टीशन चाहे कोई सा भी हो, लेकिन लोअर की वैल्यू किसी भी हालत में, लोअर सम की वैल्यू किसी भी हालत में अपर सम से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि एलपीएफ या तो छोटा होता है या बराबर होता है। देन वी हैव LP1, F लेस देन इक्वल UP2, F। ये वैल्यू यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि लोअर सम जो है वो अपर सम से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ये हमने थ्योरम उठा ली है पीछे से। अब यहाँ पर जो है अब इसे मुझे लोअर रीमेन इंटीग्रल में बदलना है, तो यहाँ से मुझे सुप्रीमम चाहिए होगा और यहाँ से मुझे इन्फीमम चाहिए होगा। अब जितने भी P1 हो सकते हैं, जितने भी पार्टीशन जो है P1 की जगह रखे जा सकते हैं, यानी कि PAB में से जितने भी पार्टीशन हो सकते हैं जिन्हें हम P1 से डिनोट कर रहे हैं, उनमें से सब में से जाकर के सुप्रीमम ले लीजिएगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, टेकिंग सुप्रीमम फॉर ऑल P1, यानी कि जितने भी पार्टीशन P1 डाल करके आप चलेंगे उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उठा लीजिएगा, और जैसे ही आप सुप्रीमम लेंगे तो तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा लोअर रीमेन इंटीग्रल में। तो ये हो जाएगा बार ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल UP2, F। अब दूसरी तरफ से आ जाइएगा, जितने भी पार्टीशन P2 की जगह डाले जा सकते हैं उनमें से जाकर के आप सबसे छोटा यानी कि इन्फीमम उठा लीजिएगा, तो राइट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाएगी अपर रीमेन इंटीग्रल में। टेकिंग इन्फीमम फॉर ऑल P2, तो ये हो जाता है बार A2 एफ डी एक्स लेस देन इक्वल A2 B बार एफ डी एक्स। और इस तरह से हमारी थ्योरम जो है वो प्रूव्ड हो जाती है। छोटी सी थ्योरम है, ये सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन ये देती है कि लोअर रीमेन सम कैन नेवर एक्सीड द अपर रीमेन सम। फिर यह है थ्योरम सेकेंड। ये अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डार्बैक्स थ्योरम। डार्बैक्स थ्योरम यह है, इफ F इज बाउंडेड on close interval A, B, then corresponding to epsilon greater than 0 corresponding to every epsilon greater than 0
there exists a delta greater than 0 such that, इसके दो रिजल्ट हैं। फर्स्ट रिजल्ट है यूपीएफ लेस देन ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, और सेकेंड रिजल्ट है एलपीएफ ग्रेटर देन बार ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। अब डेल्टा के बारे में डिनोट कर देते हैं। फॉर ऑल पार्टीशन P over close interval AB for which non P less than delta, नॉर्म P, ये सब नॉर्म P लेस देन डेल्टा हमने कहा है। अब देख लीजिएगा, एफ बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन करस्पॉन्डिंग टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से ले लीजिएगा, देयर एग्जिस्ट्स ए डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो एक डेल्टा ऐसा जरूर होगा कि यूपीएफ की जो वैल्यू है अपर रिमेन, यूपीएफ जो है लेस देन हो जाएगा अपर रिमेन सम और प्लस एप्सिलॉन से, और एलपीएफ ग्रेटर देन हो जाएगा लोअर रिमेन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से। फॉर ऑल पार्टीशन पी ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, उन सभी पार्टीशन के लिए जो क्लोज इंटरवल ए बी पर लिए गए हैं, फॉर विच नॉट पी लेस देन डेल्टा, यानी कि ये सभी उन पार्टीशन के लिए रूल हमारा फॉलो होगा जिनकी जो नॉर्म होगी, नॉर्म जो हमारी सबसे पार्टीशन की लेंथ होती है, वो जो नॉर्म होगा वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। ये भी थ्योरम कोई मुश्किल थ्योरम नहीं है, इसमें भी पीछे वाली थ्योरम की यूज हम करेंगे। अब हम डेफिनेशन लेने जा रहे हैं प्रूफ। अब हमारे पास लोअर रिमेन इंटीग्रल भी है, अपर रिमेन इंटीग्रेबल भी है, दोनों की डेफिनेशन हम लिख देते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर रिमेन इंटीग्रल, by definition of lower and remain integral, तो बार a to b f dx इज इक्वल टू सुप्रीमम और सेट में आ जाएगा LPF इक्वेशन 1, a to b बार f dx इज इक्वल टू इंफीमम ऑफ UPF इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे आ चुके हैं। पार्टीशन है, पार्टीशन P के लिए हमने दोनों की डेफिनेशन जो है ले ली है। अब हम यहाँ पर एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन लगेगी। सुप्रीमम जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, और जो इन्फीमम है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। अब इनकी डेफिनेशन लगा रहे हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, comma, we know that for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0, there exists partition P1, P2 belongs to P close interval A, B such that अब लोअर और अपर रिमेन इंटीग्रल है। एक में मैं पार्टीशन P1 डालने वाला हूं और एक में जो पार्टीशन है मैं P2 डालने वाला हूं।
ये डाल देते हैं LP2F ग्रेटर देन होगा बार A2B FDX माइनस एप्सिलॉन के एंड U में P1 डाल देता हूं, UP1F लेस देन होगा A2B बार FDX प्लस एप्सिलॉन के। अब एक पार्टीशन मैंने यहाँ पर P1 डाला है और एक पार्टीशन मैंने यहाँ पर P2 डाला है। अब देख लीजिएगा, मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। अब देखिएगा, पहले इस वाली लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी एलपीएफ होंगे उनकी सबसे बड़ी वैल्यू इंटीग्रल बन रही है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या बन रही है? इंटीग्रल बन रही है। तो यानी कि जितने भी पार्टीशन, फैमिली ऑफ पार्टीशन जब आपने ली, उसमें से जब आपने पार्टीशन कंसीडर करे तो उन सारे पार्टीशन में जाकर के आपने एलपीएफ निकाला, तो एलपीएफ जितने भी आपने एलपीएफ निकले उनकी सबसे बड़ी वैल्यू इंटीग्रल बनी। यानी कि एलपीएफ की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन बन चुकी है, यानी कि इंटीग्रेशन एलपीएफ की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहां देखिएगा, सबसे बड़ी वैल्यू में से एप्सिलॉन घटा दिया गया। क्या कर दिया गया है? सबसे बड़ी वैल्यू में से एप्सिलॉन घटा दिया गया है। अब जब सबसे बड़ी वैल्यू में से एप्सिलॉन यानी कि कोई धनराशि घटा देंगे तो वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो यानी कि इंटीग्रेशन जो कि सबसे बड़ी वैल्यू था उससे हम थोड़ा सा छोटा मान प्राप्त कर चुके हैं। तो कोई ना कोई पार्टीशन हमें ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर एलपीएफ की जो वैल्यू है वो बड़ी हो रही होगी। एलपीएफ की वैल्यू बड़ी हो रही होगी। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू में से हम कुछ माइनस कर देते हैं तो वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाती है। तो जो मान होते हैं वो थोड़े से ऐसे होंगे कि जो बड़े भी होंगे। तो इसी कारण से लिखा गया है कि एक पार्टीशन P2 आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसका LPF ग्रेटर देन होगा बार A2B FDX माइनस एप्सिलॉन से। उसी प्रकार से देखिएगा, जो अपर रीमेन इंटीग्रल है वो जितने भी UPF होते हैं उनकी सबसे छोटी वैल्यू है, उसमें मैं थोड़ा सा एप्सिलॉन डाल देता हूँ, एप्सिलॉन प्लस करता हूँ। तो सबसे छोटी वैल्यू में जब मैं एप्सिलॉन डालूंगा तो उसमें प्लस करने पर वो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो कोई ना कोई पार्टीशन मुझे ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर मेरा जो अपर सम होगा वो छोटा हो जाएगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं एक जनरल आइडिया लेकर के समझाता हूं आपको। मान लीजिएगा एक लाइन है, इस पर मैं एलपीएफ डिनोट कर रहा हूं, यानी कि ये जो लाइन है इस पर मैंने एलपीएफ डिनोट करे, यानी कि मैंने ढेर सारे पार्टीशन लिए, उन ढेर सारे पार्टीशन के लिए मैंने सबके लिए एलपीएफ निकाले। मान लीजिएगा ये एलपीएफ मेरे ये एलपीएफ आ रहे हैं, ये यहाँ तक मेरे एलपीएफ आए हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा जो एलपीएफ आए हैं वो मेरे 0 से लेकर के 5 तक आए हैं, ये मेरे एलपीएफ आए हैं। तो ये मेरा सुप्रीमम हो जाएगा, ये एलपीएफ का सुप्रीमम हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी बार A2B FDX की। ये लोअर राइमन इंटीग्रल की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा 0.5 है, कुछ भी मान लीजिएगा। एक जनरल आइडिया सिखा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो है थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा 0.5। तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 5 बनी है। अब लोअर रीमेन इंटीग्रेशन में से हमने एप्सिलॉन घटाया है, तो यानी कि जब हम 5 माइनस 0.5 करेंगे तो वैल्यू 4.5 हो जाएगी, वैल्यू 4.5 हो जाएगी और 4.5 यहाँ पड़ता है, वैल्यू 4.5 यहाँ पड़ता है। अब देख लीजिएगा ये वाली जो वैल्यूज हैं
ये वाली जो वैल्यूज हैं ये भी तुम्हारी LPF की वैल्यू है, तो कोई ना कोई पार्टीशन तुम्हारे पास ऐसा जरूर होगा कि LPF की वैल्यू आपकी मान लीजिएगा ये आ जाती है 4.7। तो कोई ना कोई पार्टीशन आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जिनका जो वैल्यू होगी वो 4.5 से बड़ी होगी, यानी कि 4.6, 4.7, 4.8 कुछ भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रूव हो जाता है कि कोई ना कोई पार्टीशन ऐसा जरूर होगा जिसका लोअर सम इंटीग्रेशन में से एप्सिलॉन माइनस करके आएगा। उसी प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है कि यूपीएफ जो होती है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। जब सबसे छोटी वैल्यू में प्लस हम कुछ कर देते हैं तो थोड़ा सा हम दाईं तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो बाईं तरफ की जो वैल्यू होती है यूपीएफ की वो छोटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर एक जगह तो मैंने पार्टीशन P1 डाला है और एक जगह पार्टीशन P2 डाला है। अब मुझे दोनों को रिलेशन को आपस में कनेक्ट करना है, दोनों रिलेशन को मुझे आपस में कनेक्ट करना है। इन इक्वेशन नंबर में 1 डाल देता हूं। तो यानी कि अब मुझे एक में पार्टीशन मैंने P1 डाला है, इसमें मुझे पार्टीशन P2 डाला है, मैंने दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं अब जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें दोनों में एक ही पार्टीशन P पड़ा हुआ है। अब मैं यूज करता हूं कॉमन रिफाइनमेंट का। यूज किसका करता हूं? कॉमन रिफाइनमेंट का यूज करता हूं। और स्टार्टिंग की थ्योरम नंबर 3 का फिर रो कर लेंगे यहाँ पर कॉमन रिफाइनमेंट के लिए। अब ऐसे ही लेते हैं। इफ P3 इक्वल टू P1 यूनियन P2। अब P3 इक्वल टू आप P1 यूनियन P2 ले लीजिएगा, तो इसमें P3 जो है वो रिफाइनमेंट हो जाएगा P1 एंड P2 का। इसको इम्प्लाइज P3 इज कॉमन रिफाइनमेंट। और P1 P2 ये दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट हो जाएगा। अब हमें पहले की थ्योरम से पता है कि कॉमन रिफाइनमेंट का जो लोअर सम होता है वो किसी भी पार्टीशन से ग्रेटर देन इक्वल फॉलो होता है, और जो अपर सम होता है कॉमन रिफाइनमेंट का वो किसी भी पार्टीशन से लेस देन इक्वल को फॉलो करता है। P1 एंड P2, देन वी हैव P3F। ये कॉमन रिफाइनमेंट का मैंने अपर सम लिया है जो किसी भी पार्टीशन से लेस देन इक्वल को फॉलो करेगा। लेस देन इक्वल UP1F एंड L में रूल उल्टा हो जाता है। LP3F ग्रेटर देन इक्वल, इधर मैंने P2 डाला है तो इधर डाल देता हूं मैं LP2F। अब इन इक्वेशंस में आप वैल्यू यूज कर लीजिएगा। यूज इक्वेशन 1, तो UP3F अब वैल्यू उठाइएगा UP3F। यहां देखिएगा लेस देन इक्वल UP1F है और UP1F की वैल्यू इससे लेस देन है, तो अब इक्वल नहीं आएगा। लेस देन A to B बार F dx प्लस F sin एंड अब ले लीजिएगा LP3F। अब यहाँ देख लीजिएगा LP2F है, LP2F इससे बड़ा है, तो ये हो जाता है ग्रेटर देन A2 बार A to B F dx माइनस F sin। अब P3 को प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं। अब P3 को, अब यहाँ कॉमन रिफाइनमेंट P3 आ चुका है और जबकि यहाँ पड़ा हुआ है P। अब P3 को प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं कि इसका जो P3 होगा, P3 का जो नॉर्म होना चाहिए वो डेल्टा होना चाहिए। अब ये लिख लेते हैं फॉर ऑल P ओवर क्लोज इंटरवल A, B for which non P less than delta, we have
नॉर्म P3 इज इक्वल टू डेल्टा। यानी कि अभी आप सभी उन्हीं पार्टीशन के बारे में सोचिएगा फॉर ऑल P, उन सभी पार्टीशन के लिए जो ओवर क्लोज इंटरवल a, b पर है, फॉर विच नॉर्म P लेस दैन डेल्टा, जिनका जो नॉर्म है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए, और वे है डेल्टा को वैल्यू हमने दी है इस कॉमन रिफाइनमेंट की, कॉमन रिफाइनमेंट का जो नॉर्म होगा उसकी वैल्यू को हमने डेल्टा डाला है। तो यानी कि उन सभी पार्टीशन के लिए बात चल रही है जिनके नॉर्म की लेंथ इसके नॉर्म से छोटी होगी। अब यहाँ से P3 हटा देते हैं, P डाल देते हैं, थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। ये हो जाता है UPF लेस देन A to B बार FDX प्लस एप्सिलॉन एंड LP, F ग्रेटर देन बार A to B FDX और माइनस एप्सिलॉन। और इस प्रकार से हमारी थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। अब ये पहली एक्सरसाइज का काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब ये 11.9 आर्टिकल है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर राइमन इंटीग्रेबिलिटी। रीमन इंटीग्रेबिलिटी के लिए जो है कंडीशन देखनी है कि नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। ये थ्योरम भी अच्छी थ्योरम है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्टेटमेंट देख लीजिएगा, इफ f be a bounded function on closed interval a b, then f is Riemann integrable over closed interval a, b। I double f है, if and only if दो बार होगा, और given epsilon greater than 0 there exists a partition P over closed interval a b such that UPF minus LPF less than epsilon। आसान सी थ्योरम है और इसका थ्योरम का आगे बहुत यूज होगा। और दूसरी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारी थ्योरम हमसे ये कहती है कि कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल a, b में बाउंडेड है एंड डिफाइंड है और वो क्लोज इंटरवल a, b में रीमेन इंटीग्रेबल है, तो कोई ना कोई पार्टीशन P इस तरह से जरूर होगा कि UPF माइनस LPF की जो वैल्यू आएगी वो एप्सिलॉन से छोटी आएगी फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये कुछ नहीं है, ये रीमेन इंटीग्रल की डेफिनेशन और जो हमारी डार्बैक्स थ्योरम है उन दोनों को मिला करके बनेगा। रीमेन इंटीग्रल की डेफिनेशन ये कहती है कि फंक्शन अगर रीमेन इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमेन इंटीग्रल और अपर रीमेन इंटीग्रल की वैल्यू बराबर होती है और वही इंटीग्रेशन की वैल्यू बन जाती है। फिर उसके बाद इसमें मैं डार्बैक्स थ्योरम यूज़ करेंगे हम। जब डार्बैक्स थ्योरम में अभी एप्सिलॉन लिया गया था तो मुझे दोनों को ऐड करना है, तो वहाँ पर एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन अपॉन 2 डाल दूंगा, जिससे कि दोनों मिलकर के बाद में एप्सिलॉन को जनरेट कर देंगे। अब सबसे पहले इसे सीधा करते हैं, रीमेन इंटीग्रेबल लेकर के चलते हैं। प्रूफ नेसेसरी कंडीशन, लेट f be remain integrable on closed interval a b, then bar a to b f dx is equal to a to b bar f dx is equal to a to b f dx। अगर रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन है तो लोअर रीमेन इंटीग्रल और अपर रीमेन इंटीग्रल दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी और वही हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू कहलाएगी। अब डार्बैक्स थ्योरम का यूज करने वाले हैं। फ्रॉम डार्बैक्स थ्योरम कॉमा फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर exists delta greater than 0 such that अब डार्बैक्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, जो डार्बैक्स थ्योरम का रिजल्ट है उसमें एप्सिलॉन पड़ा हुआ है,
उस एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन बाई 2 डालूंगा, तो ये हो जाएगा बार ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन एल पी एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एंड यू पी एफ सॉरी एंड इसमें लेस देन आ चुका है, ये उल्टी लिखी जा चुकी है थ्योरम, सही तरह से लिख देता हूं मैं इसमें। ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो कंडीशन थी हमारी यूपीएफ लेस देन ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 एंड एल पी एफ ग्रेटर देन था बार ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ये मैंने डार्बेक्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिख दिया है। डार्बेक्स थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, बस मैंने एक चीज इसमें करा है, जहाँ डार्बेक्स थ्योरम के स्टेटमेंट में एप्सिलॉन पड़ा हुआ है, उस एप्सिलॉन की जगह मैंने जो है एप्सिलॉन बाई 2 डाला है। और यहाँ पी के बारे में बात कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन बताई गई थी कि वो ये उन्हीं पार्टीशन के लिए सत्य होगा जिन पार्टीशन का नॉर्म जो है वो डेल्टा से छोटा होगा। फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड नॉर्म पी लेस देन डेल्टा। ये डार्बेक्स थ्योरम उन्हीं पार्टीशन के लिए सत्य होगी जो फैमिली ऑफ पार्टीशन ए कॉमा बी को बिलोंग्स करेंगे और जिनका नॉर्म जो है वो डेल्टा से छोटा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा स्टेटमेंट में यूपीएफ माइनस एलपीएफ है, लेकिन पहले एक काम करते हैं, देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं, क्योंकि लोअर फंक्शन रीमेन इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमेन इंटीग्रल की वैल्यू और अपर रीमेन इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी। यूज इक्वेशन 1 यूपीएफ लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एंड एल पी एफ ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। लोअर और अपर रीमेन इंटीग्रल हट चुके हैं और उसकी जगह सीधे सीधे इंटीग्रल आ गया है। अब यूपीएफ में से एलपीएफ माइनस करना है, तो यहाँ पर जब मैं एलपीएफ माइनस करूँगा तो इसमें माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाता है यूपीएफ लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एंड एलपीएफ माइनस कर देता हूँ। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाता है लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिएगा, यहाँ माइनस रह गया है, एडिंग यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये दोनों टर्म आपस में कट जाती हैं और आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन आ जाती है। अब इस नेसेसरी कंडीशन में आपने देखा कि कोई फंक्शन अगर रिमेन इंटीग्रेबल है तो कोई ना कोई पार्टीशन ऐसे जरूर होता है जिसके लिए यूपीएफ की वैल्यू में से जब आप एलपीएफ की वैल्यू घटाते हैं तो वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटी आती है। अब इसका उल्टा करते हैं सफिशिएंट कंडीशन के लिए। सफिशिएंट कंडीशन, अब हम सफिशिएंट कंडीशन में ये मान करके चलेंगे, सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम ये मान करके चलेंगे यूपीएफ माइनस एलपीएफ की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी है, और फिर प्रूव करके दिखाएंगे कि फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है।
यानी कि लोअर रीमेन इंटीग्रल और अपर रीमेन इंटीग्रल की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। अब ये ले लेते हैं, लेट अस सपोज दैट UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब लोअर रीमेन इंटीग्रल की और अपर रीमेन इंटीग्रल की दोनों की वैल्यू, दोनों का डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर रीमेन इंटीग्रल बार A to B f dx is equal to supremum of LPF and A to B bar f dx is equal to infimum of UPF। ये दोनों की डेफिनेशन हमने लिख दी है। इस टू इम्प्लाइज LPF की सबसे बड़ी वैल्यू इंटीग्रेशन है, यानी कि जो इंटीग्रेशन होता है वो सबसे बड़ा LPF होता है। अब यहां से मैं सुप्रीमम हटाने वाला हूं, तो इंटीग्रेशन जो है मेरा ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा LPF जो है वो इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो यानी कि जो LPF होंगे वो जो है या एक मान तो इसके बराबर हो जाएगा और बाकी जो है इससे छोटे हो जाएंगे। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं बार A to B f dx ग्रेटर देन इक्वल LPF एंड। अब यहाँ पर देखिएगा उल्टा होगा, जब UPF निकाले जाते हैं तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू अपर रीमेन इंटीग्रल बनती है, तो यानी कि अपर रीमेन इंटीग्रल जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो यानी कि UPF या तो उसके बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। एंड इधर बन जाता है A to B बार f dx और इधर आ जाता है लेस देन इक्वल UPF। सीधा सीधा सा मैक्सिमम मिनिमम लगा है कि जो ये इंटीग्रेशन है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये इंटीग्रेशन जो है वो मिनिमम वैल्यू है। अब UPF, अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है, UPF में से LPF को घटाना है। अब मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, इस टू इम्प्लाइज, इसे मैं पहले लिख देता हूँ A to B बार f dx लेस देन इक्वल UPF एंड। अब यहाँ पर मुझे LPF में माइनस अटैच करना है एंड अब यहाँ पर मैं माइनस अटैच करके इसका साइन बदल दूंगा, माइनस बार A to B f dx और यहाँ हो जाता है लेस देन इक्वल LPF। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करी है, साइन चेंज हो गया है, इस टू इम्प्लाई। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, A to B बार f dx माइनस बार A to B f dx लेस देन इक्वल UPF माइनस LPF। अब UPF माइनस LPF की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से छोटी है। यूज इक्वेशन 1। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का आप यूज कर दीजिएगा। अब ये लेस देन है एप्सिलॉन से, इस टू इम्प्लाइज A to B बार f dx माइनस बार A to B f dx लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन से छोटी आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। अब यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर होता है, क्योंकि एप्सिलॉन इज पॉजिटिव आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो आप ये कहना चाहते हैं कि A to B बार f dx में से जब बार A to B f dx घटाएंगे तो किसी भी पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर से जो वैल्यू आएगी वो हमेशा छोटी आएगी। तो हर पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर से छोटी वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी, कि जो भी वैल्यू निगेटिव होगी या जीरो होगी, या बल्कि निगेटिव के बारे में ही बात कर लेते हैं।
अगर वैल्यू निगेटिव होगी तो दुनिया का हर जो पॉजिटिव आर्बिट्री नंबर आप कोई सा भी लेकर के चलेंगे तो निगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से छोटी होती है। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन जो अपर रीमेन इंटीग्रेशन है वो छोटा होना चाहिए और लोअर रीमेन इंटीग्रेशन बड़ा होना चाहिए। इसको इम्प्लाइज a to b बार f dx लेस देन बार a to b f dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि लोअर रीमन इंटीग्रल कैन नेवर एक्सीड द अपर रीमेन इंटीग्रल। अब उस थ्योरम का यूज करते हैं। वी नो दैट लोअर रीमेन इंटीग्रल कैन नेवर exceed upper remain इंटीग्रल। हमें पता है कि लोअर रीमेन इंटीग्रल की वैल्यू किसी भी हालत में अपर रीमेन इंटीग्रेशन से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पर स्टेटमेंट हम डाल देते हैं लोअर a to b f dx लेस देन इक्वल a to b बार f dx। ये इसे उल्टा करके लिख दीजिएगा। इसको इम्प्लाइज a to b बार f dx ग्रेटर देन इक्वल बार a to b f dx। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंबाइन कर दीजिएगा। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि लोअर जो रीमेन इंटीग्रल है वो अपर से छोटा होता है और यहाँ आप कह रहे हैं कि लोअर रीमेन इंटीग्रल अपर रीमेन इंटीग्रल से बड़ा या बराबर होता है। यहाँ अपर छोटा है और यहाँ अपर बड़ा है, सही है ना। लेकिन यहाँ इक्वल भी लग रहा है तो ऐसी चीज निकाली जाएगी कि दोनों ट्रू हो जाए। तो जरूरी है कि दोनों रीमेन इंटीग्रल जो है वो बराबर होने चाहिए। बाई इक्वेशन 2 और 3, बल्कि आप यहाँ भी लेस देन इक्वल डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों रीमेन इंटीग्रल बराबर हो जाएंगे तो उनके आंसर में माइनस करने के बाद 0 आएगा और 0 भी हर पॉजिटिव आर्बिट्री नंबर से छोटा होता है। अब यहाँ पर दोनों में इक्वल आ चुका है। फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 बार a to b f dx इज इक्वल टू a to b बार f dx। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि लोअर रीमेन इंटीग्रल और अपर रीमेन इंटीग्रल दोनों की वैल्यू इक्वल है और जब दोनों इंटीग्रल इक्वल हो जाते हैं तो हम फंक्शन कहते हैं कि वो रीमेन इंटीग्रल है। इसको इम्प्लाइज f इज रीमेन इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल a, b। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि फंक्शन f जो है वो क्लोज इंटरवल a, b पर रीमेन इंटीग्रेबल है।